तो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से भारत इनिशिएटिव में वेलकम है। आज की क्लास थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों ने एक कोशिश की है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ठीक है, मतलब आपके जो हिस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं, बस हम उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 10th की हिस्ट्री जो कि एनसीईआरटी से टेकन है, चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आपने देखा था इसको थंबनेल में। हम लोग क्या करेंगे कि आज की क्लास में उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद के जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग जितने भी प्रोबेबल और जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर है, न्यू मार्किंग स्कीम यानी कि 1, 3, 5 और 6 आपको देखना है कि इसमें किस तरह से पैटर्न अरेंज करके सीबीएसई के द्वारा पूछा जाएगा। तो सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि अपनी सीरीज़ में इंक्लूड करेंगे। और बच्चों, बस आप कुछ नहीं, आराम से एक एक करके वीडियो को अगर आप देखते जाइएगा तो आराम से आप अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने लिया है। बच्चों के पास टाइम कम है, बस उसी को थोड़ा सा यहाँ पर हेल्पफुल बनाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। यानी कि हम लोगों ने इसमें सिर्फ कंसेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज को ध्यान में रखा है। पूरा चैप्टर काफ़ी लेंदी होता है, चूँकि ये चैप्टर कंसेप्चुअल है तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल आपके 15 मार्क्स इसमें से बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो वर्ड हमारा है सोशलिज्म। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है सोशलिज्म नंबर 1 पे, आप सबको पता है कि इसकी हिंदी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं समाजवाद। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि समाजवाद क्या होता है तो यहाँ पर उसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी सिस्टम और मूवमेंट्स वेयर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डन ओन्ड एंड शेयर्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ सोसाइटी। देखिए, काफ़ी इजी है। सोशलिज्म एक ऐसा टर्म होता है जो क्या करता है कि आपकी जो सोशल कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ है कि इकोनॉमिक थ्योरी यानी सिस्टम ऑफ मूवमेंट, चाहे इकोनॉमिक थ्योरी कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज़ है रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू इकोनॉमी, जितना भी है, या फिर उसका ऑनरशिप, क्या होता है कि इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी के बेस पे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे गुड्स भी मेंशन किया हुआ है, यानी कि सारी चीज़ों का एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये जो ओन करने का जो सिस्टम है, इसमें भी क्या होता है कि इसका जो सिस्टम और इसका ओनरशिप भी जो है वो सिटीजन ऑफ सोसाइटी जो है उनके अंदर ही होता है। यानी अगर आप मेनली अगर बात करना चाहें कि सोशलिज्म क्या है तो आप बोल सकते हैं कि इसमें सोशल जितने भी एस्पेक्ट हैं सबको एक प्रॉपर रोल प्ले करने का एक चांस मिलता है। दिस टर्म इज़ नोन एज सोशलिज्म। आप इसकी प्रॉपर डिफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सोल्यूट मोनार्ची। देखिए, एब्सोल्यूट मोनार्ची का मतलब आप सबको पता है कि इसका मतलब होता है राजतंत्र, यानी कि जो भी पावर है, जो भी कंट्री को रन करने के लिए जो भी जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं, सबका ओनरशिप जो है आप देखिएगा कि मोनार्च के पास होता है। यानी सिंपली हम देख सकते हैं डिफिनेशन वाइज कि इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंटल फॉर्म ऑफ मोनार्ची इन विच ऑल गवर्नमेंटल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज फ्रॉम अ मोनार्च। यानी कुछ भी अगर अराइज होता है तो उसमें मोनार्च का सबसे बड़ा रोल होता है, या आप कह सकते हैं कि सिंपली सब कुछ उसी के हाथ में होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो लुइस 14 जो फ्रांस के हैं वो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हो सकते हैं एब्सोल्यूट मोनार्ची के। यानी कि पूरी तरह से अगर मोनार्ची लागू होती है तो आप जान सकते हैं कि सारा कंट्रोल जो है वो मोनार्च के हाथ में होता है, और वो क्या कर सकता है कि अपनी मनमानी कर सकता है। डेमोक्रेसी के जस्ट अपोजिट है ये। इसमें पीपल के पास, इंडिविजुअल के पास उतना स्ट्रॉन्ग राइट नहीं होता, हमारे पास उतना ज़्यादा पावर नहीं होता कि हम किसी को इलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये जो पैटर्न है, इसमें सब कुछ जो है पोलराइज हो जाता है और एक ही जो है पर्सन इस बात को ओन करता है कि कंट्री कैसे रन करेगी, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं, सारा कुछ। तो ये टर्म हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट मोनार्ची। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी बात। नाउ यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की है कि फ्रांस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। इन फ्रांस लुइस 14 इज एग्जाम्पलर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची। देखिए, ये जो सिंपल बात आपको बताई जा रही है, यहाँ पे क्या होता था कि आपने देखा कि लुइस 14 जो है वो इसका एग्जाम्पल रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था, वहाँ पर रन कर रहा था जो गवर्नमेंट, वो वहाँ पर एज ए मोनार्च वर्क कर रहे थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
विथ इज कोर्ट सेंट्रल टू फ्रेंच पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग हिज रेन। देखिएगा, कहने का मतलब है कि जितना भी उनका सेंट्रल कोर्ट था और फ्रेंच पॉलिटिकल टर्म्स जो उनका था या फिर कल्चरल लाइफ थी जो उनकी, सारा कुछ जो देखिएगा उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्ची में ही स्पेंड किया। ठीक है, तो अब है हमारे पास थर्ड। देखिए थर्ड पॉइंट हमारे पास है नेशन स्टेट। स्टूडेंट आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी डिफिनेशंस लिखे हुए हैं या फिर जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं, आप इन टर्म्स को डेफिनेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे वन वर्ड आंसर लेता है या फिर आप लिटिल वेरी शॉर्ट आंसर आपके पास आ जाते हैं बोर्ड्स में, तो उसका आंसर भी इजीली दे पाएंगे। और ये सारे हाईलाइटेड टॉपिक हैं जो चैप्टर्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ किए गए हैं, इसलिए बस इसी का कलेक्शन किया गया है। हालांकि डेफिनेशन बहुत सारे थे, लेकिन ये सब जो है मोस्ट प्रोबेबल एंड फ्रीक्वेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखिए नेशन स्टेट क्या होता है, आपने पूरे चैप्टर में नेशन स्टेट के बारे में पढ़ा होगा, हर पेज में इसका डिस्कशन है। देखिए नेशन स्टेट क्या होता है, इसका मतलब होता है अ सॉवरेन स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, एक संप्रभुत्व राज्य, यानी कि आप जान सकते हैं कि वहाँ पर सब कुछ जो है वो काफ़ी नॉर्मल तरीके से और बहुत ही एडजस्टेबल तरीके से रन करता है। रिसाइडेड बाय कंपैरेटिवली होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए यहाँ पे सारा सेंस आपका क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। यहाँ पे हमने क्या टर्म यूज़ किया है कि यहाँ पर होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि सारे जो पीपल हैं उनका सोच, ठीक है, उनका व्यू या फिर वो जो भी अभी लाइफ एस्पेक्ट है उनकी, वो सब कॉमन है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डिसाइडेड बाय कंपैरेटिवली होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ फीलिंग ऑफ कॉमन नेशनैलिटी। ठीक है, यानी लोगों के बीच में जो फीलिंग है वो कॉमन नेशनैलिटी की फीलिंग है। यानी सिंपल आप बोल सकते हैं कि नेशन स्टेट, हम उस स्टेट को बोलेंगे जहाँ पे लोग जो हैं मिलजुल कर एक जैसी और काफ़ी ही मतलब होमोजेनियस सोच रखते हैं। ठीक है, और ये स्टेट उस कंडीशन में सॉवरेन स्टेट कहलाएगा। ठीक है, यानी एक आदर्श राज्य। आप देख सकते हैं कि सारे लोग यूनिट फॉर्म में है, सबकी सोच जो है वो कॉमन है और सब लोग जो है एक अच्छा व्यू रखते हैं नेशन को लेकर। ठीक है, तो ये था हमारा टर्म नेशन स्टेट स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सफरेज। देखिए सफरेज का मतलब चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि सफरेज का मतलब क्या होता है, वोटिंग करने का एक राइट। ध्यान से देखिए यहाँ लिखा हुआ है द राइट ऑफ ऑल एडल्ट सिटीजन टू वोट इन एन इलेक्शन। ठीक है, सिंपली आप इसको, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अपने यहाँ इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो यही टर्म यूरोप में उस टाइम यूज़ किया गया था, यूनिवर्सल सफरेज। मतलब लोगों को इक्वल राइट होना चाहिए, जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं वहाँ के, उनको इलेक्शन में वोट देने का एक प्रॉपर राइट होना चाहिए। और यही जो टर्म है हमारा कहलाता है यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर इसको फिलर में भी बना सकते हैं, क्योंकि फिलर में इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर आपका जो गिवन टर्म्स होगा कि आप गिवन कंटेक्स्ट में से इतने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, तो यहाँ पे भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। चूँकि पैटर्न चेंज हो रहा है तो हमें उसको भी ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिज्म। देखिए नाम से ही पता है, हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर कि कंजर्वेटिव जो है किस तरह से अफेक्ट करते हैं पूरी कंट्री को, किस तरह से उनका जो है रोल होता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी वो जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी कंजर्वेटिज्म को देखेंगे। ये कंजर्वेटिज्म जो है ये आइडियोलॉजी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से एक बात बताता हूँ कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ISM यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है किसी तरह का एक प्रॉपर आइडिया। ठीक है, इसे हम लोग आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। यानी सिंपल एक टर्म है जिसे हम कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। और वो टर्म क्या है, वो क्या है कि जो लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मतलब ओल्ड जितनी भी चीज़ें हैं, जिनके हिसाब से पहले से जो कुछ रन कर रहा होता है, उनके आइडियाज़ को वो लोग ज़्यादा फॉलोज करते हैं। और इनके दिमाग में एक बात और चल रही होती है कि ये अपोज करते हैं चेंज और इनोवेशन। ठीक है, यानी कि सिंपल है कि जो लोग पुराने आइडियाज़ को सपोर्ट करेंगे, वो एकदम ऑब्वियस है कि वो अपोज करेंगे नए इनोवेशन को। ठीक है, या फिर चेंज जो आएगा उसको भी इन लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, अपोज करेंगे। तो कंजर्वेटिज्म जो है ये पूरा का पूरा टर्म इससे ही क्लियर हो जाता है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने का टर्म और अपोज करना है चेंज और इनोवेशन को। यानी सब कुछ ओल्ड जैसा ही रहे, ओल्ड रेजिम की तरह रहे और सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलता रहे, कोई चेंज ना हो। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं हैब्सबर्ग एम्पायर, ये बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न का ये जो है इश्यू बना हुआ है। ठीक है, ये हैब्सबर्ग एम्पायर है क्या आखिर? तो देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको डिस्कस करके बताऊँगा कि ये एक्चुअली क्या था। ठीक है, देखिए द एम्पायर दैट रूल्ड ऑस्ट्रिया, Hungary, including the Alpine region of Tyrol, Sudetenland
एंड बोहेमिया। ये जो कलेक्टिवली आपने कंट्रीज का नाम सुना और इसको आप बोलते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर, तो आखिर ये टर्म क्लियर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि वैसा एम्पायर जिन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और अल्पाइन रीजन ऑफ टायरोल, साथ ही सुडेटेनलैंड और बोहेमिया पे भी एक साथ राज किया था। हाँ, अलग अलग टाइम था, लेकिन वहाँ पे इन लोगों का इंप्रेशन था, ठीक है, यानी कांस्टेंट इंप्रेशन था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हैब्सबर्ग एम्पायर था क्या, ठीक है। तो जिस तरह से हैब्सबर्ग एम्पायर था वैसे ही डायनेस्टी भी थी। इससे क्या किया था कि इसे अगर हम लोग बोलें तो इसको हम लोग ऑफिशियल तरीके से बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं ऑस्ट्रियन डायनेस्टी, ठीक है। ये ऑस्ट्रियन डायनेस्टी से बिलोंग करती है एम्पायर जो है हमारी, जिन्होंने इतने लोगों पर राज किया था, जिन्होंने इतने लोगों पर रूल किया था। ये जो है एक्चुअली बेस इसका जो है वो ऑस्ट्रियन डायनेस्टी से ही बिलोंग करता है, ठीक है। यानी जो डायनेस्टी ऑस्ट्रिया में उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी, ठीक है। और ये जो थी, ये डायनेस्टी जो है वो वहाँ के एक शाही घरानों में से एक थी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हैब्सबर्ग एम्पायर जो पूरा का पूरा एम्पायर है, ये कलेक्शन है ऑस्ट्रिया का, हंगरी का, इंक्लूडिंग अल्पाइन रीजन ऑफ टायरोल, सुडेटेनलैंड एंड बोहेमिया का। तो वहाँ इतने भी फेमस जो भी सारी की सारी डायनेस्टी थी उसी में से ये एक था, ठीक है। और ये यूरोप के सबसे इफेक्टिव जितने भी मतलब पॉपुलेशन थी उसमें से एक था ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है हमारे पास, टायरोल। ये देखिएगा, ऑस्ट्रिया आप सब समझ रहे हैं, हंगरी भी आप समझ रहे हैं, उसी की कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया कि आखिर इनका जो एक्सपेंशन था वो अल्पाइन रीजन ऑफ टायरोल। तो आपको पहले यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि अल्पाइन रीजन ऑफ टायरोल क्या था। तो आप देखिए, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है हमारे पास टायरोल, ठीक है। टायरोल का मतलब है वेस्टर्न ऑस्ट्रियन स्टेट। तो ये जो टायरोल रीजन है हमारे पास, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रिया को रेफर कर रहा है, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रिया में जो स्टेट्स थे, मान के चलिए कि यहाँ पर ये इस तरह से ऑस्ट्रिया है, तो यहाँ पर जो पार्ट हम लोग का पड़ता था वहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थे, ठीक है। ये अल्पाइन रीजन कहने का मतलब होता है कि वो जगह जो थी थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पे सिचुएटेड थी या लोकेटेड थी, ठीक है। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रियन पार्ट था, स्टेट जो था हमारा, जिसको हम लोग टायरोल बोलते हैं, ये अल्पाइन रीजन था। अल्पाइन रीजन क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र या फिर कोई मतलब पीक पे बसा हुआ कोई लोकेशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे भी इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी थी। हैब्सबर्ग एम्पायर की बात हो रही है, चूंकि हम टर्म यूज़ कर रहे हैं एम्पायर, तो एम्पायर का मतलब सिर्फ एक स्टेट नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स आप कह सकते हैं ईजिली, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और हमारे पास नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सुडेटेनलैंड। तो देखिए, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि एक हिस्टोरिकल जर्मन नेम है। ये जो आप नाम सुन रहे हैं यहाँ पे सुडेटेनलैंड, ये एक हिस्टोरिकल जर्मन नेम है। अब आप समझ चुके हो कि टर्म्स कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है जर्मनी से, ठीक है। अब इसके अंदर, इस रीजन के अंदर क्या क्या आता था, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नॉर्दर्न, साउदर्न और उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे कि वेस्टर्न एरिया ऑफ चेकोस्लोवाकिया, ये यहाँ पर फॉल करता था, ठीक है। अब ये क्या था ना कि इसमें हमेशा सुडेटेन जर्मन्स थे, वही राज करते थे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमेशा सुडेटेन जर्मन लोग जो थे वही राज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से समझ गए होंगे कि ये जो सुडेटेन लैंड बोला गया था इन्हीं की वजह से किया गया था नाम, ठीक है। और बोहेमिया आपको पता है कि यूरोप का एक फेमस प्लेस है। इतने दूर तक आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उसका एक्सपेंशन था और यूरोप में ये काफ़ी पॉपुलर भी थी। और ये जगह जो थी, हैब्सबर्ग एम्पायर जो थी, बहुत ही सिलेक्टिव स्टेट्स का कॉम्बिनेशन था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट ऑटोमैन एम्पायर। देखिए, ऑटोमैन एम्पायर के बारे में आपने सबने सुना होगा कि ऑटोमैन एम्पायर क्या था। ये बहुत मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक रहने वाली मतलब एक डायनेस्टी थी। क्या होता है कि जो टर्किश एम्पायर है, इनको खलीफा लोग जो है वो कंट्रोल करते थे, ठीक है। द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल हेड ऑफ द मुस्लिम। आप सबको पता है कि जो मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाले पीपल थे, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, हम उनको कैलिफ यानी कि खलीफा बोलते थे, ठीक है। वो उनका ही एक पूरा का पूरा एम्पायर था क्रिएटेड। अब आप बोल सकते हैं इसको हम लोग ऑटोमैन एम्पायर बोल सकते हैं। मतलब वो नहीं कि जो मोहम्मद साहब के टाइम थे उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये टर्किश एम्पायर की बात कर रहे थे कि जिसको कैलिफ जो होता है ये एक डिजिग्नेशन है स्टूडेंट। कैलिफ जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, ये किस तरह से एक डेजिग्नेशन यानी पोस्ट है, उसी तरह से कैलिफ है। तो ये जो कैलिफ का ग्रुप था वो ऑटोमैन एम्पायर में उस टाइम काफ़ी इफेक्टिव था, ठीक है। याद रखिएगा कि कैलिफ क्या होते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल हेड ऑफ द मुस्लिम, ठीक है। यानी कि मुस्लिम लोग इनको अच्छे से समझते हैं, यानी मुस्लिम लोगों की आइडियोलॉजी पे इनकी पकड़ अच्छी होती है। और ये स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल एक तरह से वहाँ पर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं अपर लेवल से मुस्लिम्स रिलीजन को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट।
तो ऑटोमैन एम्पायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि एक्चुअली में जो ऑटोमैन एम्पायर था ये क्या था कि सबसे पहले तो इसने यूरोप यानी कि ईस्ट सेंट्रल पार्ट मान के चलिए कि थोड़ा सा यानी कि यूरोप का ईस्ट सेंट्रल पार्ट जो है इन्होंने कवर किया हुआ था, ठीक है। मतलब इनकी जो डेंसिटी थी इस टाइम काफ़ी इफेक्टिव थी इस एरियाज़ में, यानी ईस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ अफ्रीका वहाँ पे भी इन्होंने एज ए कॉलोनी अपना सब कुछ एस्टेब्लिश किया हुआ था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो ये जो दोनों रीज़न मैंने इंपॉर्टेंट रीज़न आपको बताए थे, यहाँ पर ऑटोमैन एम्पायर जो बहुत दिन तक यहाँ पर इफेक्टिव रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लेबिससाइट। देखिए स्टूडेंट, प्लेबिससाइट जो वर्ड हमारे पास यूज़ किया गया है इसको हम लोग बोल सकते हैं एक इमरजेंसी एक्शन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं एन इमरजेंसी एक्शन। आप कहिएगा कि इमरजेंसी एक्शन कैसे हो सकता है, तो डिफिनेशन में ये क्लियर हो जाएगा कि अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड और एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डायरेक्ट वोट, यानी यहाँ पर कोई प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। दैट्स मीन कि एक टेम्परोरी, दैट्स मीन कि आनन फानन में एट ए टाइम काफ़ी मतलब हड़बड़ी में या क्या कह सकते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा प्रपोजल पास किया जाता है। अब आपको वहीं पर डायरेक्ट पीपल को कॉल कर दिया जाता है, किसी भी पार्टिकुलर रीजन के पीपल को कॉल कर दिया जाता है और वहाँ पर उनको बोला जाता है कि दिस इज़ आवर प्रपोजल। अब आपको इसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिफ्यूज़ करना है। आप यहीं पे डिसीजन लीजिए और यहीं पे फाइनल कीजिए कि आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज आप रिफ्यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो टर्म है स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेबिससाइट। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं जनमत संग्रह। क्या बोलते हैं इसको? जनमत संग्रह। तो प्लेबिससाइट जो हमारा टर्म यूज़ किया गया है, ये क्या होता था कि उस प्रोसेस से बचने के लिए था जो एक बार एक्शन लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू और उसको प्रोसेस होके फॉलो होने में, एग्जीक्यूट करने में काफ़ी लंबा टाइम आ जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि उतने ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ जो है वो नुकसान हो जाता था, ठीक है। तो इस बात से या फिर इस कैजुअलिटी से बचने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर एक सडन वोट ही ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है और डायरेक्ट वोटिंग करवा दी जाती है कि आप फेवर में हैं या फिर इस टर्म्स को आप अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्टूडेंट प्लेबिससाइट, ठीक है। डायरेक्ट वोटिंग, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ इमरजेंसी में होता है और एक पार्टिकुलर रीजन के लोगों को कॉल किया जाता है कि आइए वोटिंग है, आपका ये जो है इश्यू है, एजेंडा है, यहाँ पे आपको इसके फेवर और अनफेवर में वोटिंग करनी है। आर यू एग्री और नॉट, आप यहाँ पर बोल के जाइए या फिर आप अपनी थाउट जो है एक्सप्रेस करके जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट रोमांटिसिज्म। देखिए पहले भी हम लोगों ने इसको चैप्टर में पढ़ा होगा कि रोमांटिसिज्म आखिर है क्या। तो देखिए रोमांटिसिज्म क्या था कि जिस तरह से यूरोप में क्या हो रहा था कि काफ़ी वार्स लड़े गए थे, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे उस टाइम, लेकिन लोगों का क्या था कि सिस्टम था कि इन लोगों ने कल्चर को और हमारे इमोशन को एकदम इग्नोर कर दिया था। यानी लोगों को लगता था कि हम लोग सिर्फ पावर के दम पे हम लोग पूरे अम्पायर को एक्सपैंड कर सकते हैं, पूरे यूरोप को यूनाइट कर सकते हैं। जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाएगा, इटली का यूनिफिकेशन हो जाएगा। यूरोप में अलग अलग जगह पे जो नेशनलिज्म था उसका एक तरह का अपना क्रेज था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। लेकिन क्या होता है कि लोग इसमें सिर्फ एडवांसमेंट पे ही ध्यान देते हैं, किसी ने कभी भी अपनी कंट्री के कल्चरल एस्पेक्ट को नहीं देखा था, ठीक है। मतलब लोग जो हैं उनके मन में क्या फीलिंग चल रही होती है इस बात को कभी उन्होंने यूज़ नहीं करना चाहा कि चलो भाई नेशनलिज्म जो हमारे पास टर्म है इसको एनहेंस करने के लिए हम लोग अपनी फीलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही जो टर्म हमारा है कहलाता है रोमांटिसिज्म। जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। आपके दिल में अगर हम थोड़ी सी एक छोटी सी सोच भर देते हैं कि चलो ये सोच जो है वो आपको फ़ायदे की तरफ लेकर जाएगी और आप मेरी बात को समझ जाते हैं, तो फिर आप जब अपने दिल से इस बात को लेकर सोचिएगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होंगे किसी पॉइंट को लेकर, ठीक है। और अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा कर रहे हैं तो जस्ट फॉर्मल लगेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर रोमांटिसिज्म यही एक्सप्रेस करता है, a cultural movement which aimed at developing a particular form of national sentiment and promote a feeling of collective heritage as the basis of a nation, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हर लाइन में यही सेंस छिपा हुआ है कि एक कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिसिज्म क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था यानी रिलेटेड टू कल्चर, जिसका एम क्या था कि लोगों के बीच में जो पूरा का पूरा पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, यानी कि लोगों के बीच में जो राष्ट्रीय भावना है, जो उनकी फीलिंग्स है देश को लेकर,
उसको प्रमोट कर लेना है, ठीक है। अब प्रमोट करने का मतलब है कि लोगों के बीच अपनी बात रख देनी है। अब पीपल जो है अपनी फीलिंग के साथ इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा पूरे यूरोप में, ठीक है। और ये क्या करना है कि इसमें हमें कलेक्टिव तरीके से हेरिटेज का यूज़ करना है, ठीक है, एज द बेसिस ऑफ अ नेशन, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या होता था कि रोमांटिसिज्म के पॉइंट में हम लोगों ने कवर किया होगा कि लोग यहाँ पर या तो सॉन्ग्स फॉल्केयर्स होते थे, ठीक ना, या फिर आप बोल सकते हैं कि लोगों ने पोस्टर्स का यूज़ किया था, बहुत सी चीज़ों का यूज़ किया था ताकि नेशनल फीलिंग को और जगाई जाए, बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये फीलिंग्स डाल दी जाए ताकि ये जो पूरा का पूरा वेव है एक बहुत बड़े स्टॉर्म का रूप ले ले, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि रोमांटिसिज्म एक ऐसा टर्म था जो कल्चरल एनहेंसमेंट और फीलिंग के थ्रू नेशनलिज्म को अचीव करना चाहता था, पैरेलल चलते हुए एडवांसमेंट के, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यूज़ किया गया है सर्फ, ठीक है। काफ़ी छोटा सा वर्ड है। सर्फ का सेंस बहुत ही ब्रॉड एंड क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। अ पर्सन इन द पास्ट हु बिलोंग टू अ लो सोशल क्लास। देखिए ऐसे लोग जो काफ़ी पहले की बात हो रही है और काफ़ी लो सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड हु लिव्ड एंड वर्कड ऑन अ लैंड ओन्ड बाय अनदर पर्सन। आप ध्यान से देखिएगा कि आप देख सकते हैं बंधुआ मजदूर जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी किसी का लैंड है अदर पर्सन का और इस पर ये लोग जो है वो कंटिन्यू अपना वर्क जो है वो करते हैं और लाइवलीहुड अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चैप्टर 1 आपके क्लास 10th का एनसीईआरटी से, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप कि इसमें से कुछ टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आप वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टर्म्स आपके इतना कंफर्म रहिए कि सीबीएसई इस टर्म्स को टच करेगी ही। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।